नमस्कार मित्रों, युवा से आज साध युवा। मैं हूं विमलेश और संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लासेस शुरू कर दिए हैं और इस कड़ी में जो यूजीसी नेट 25 कोड का जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसके साथ यूपीएससी इत्यादि भी का भी सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग साहित्य दर्पण पढ़ रहे हैं और साहित्य दर्पण के कड़ी में हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में जो अभिधा शब्द शक्ति है, उस अभिधा शब्द शक्ति से लगभग अभिधा शक्ति समाप्ति हो गई है। उससे जुड़े जितने भी बिंदु थे साहित्य दर्पण के हिसाब से, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है और ये प्रयास करते हुए कि उससे जितने भी बिंदु हैं उसको हम लोग सब समझ लें। तो इस बिंदु से सभी इस दृष्टि से हम लोग सभी बिंदुओं को अच्छे से जान लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि जो पद का लक्षण करते हैं, तो पद के लक्षण के क्रम में वो एक अर्थ शब्द भी बताते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि भाई जिस अर्थ को बता रहे हैं वो अर्थ है क्या। उसी कड़ी में वो अर्थ के भेद करते हैं। अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द से अर्थ तक पहुंच बनाने में जो शक्ति काम करती है, उस शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। वो शब्द शक्ति कौन कौन है? तो अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं। उन 3 प्रकार के शब्द शक्तियों में से जो पहला शब्द शक्ति है अभिधा शक्ति, जिसको आप सीधा मतलब जो मुख्य शक्ति कह सकते हैं, उसी के आधार पर अन्य शक्तियाँ काम करती हैं। तो उसमें जो प्रथम मुख्य शक्ति है अभिधा शक्ति, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो आज चलेंगे उसके आगे जो लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इसके विषय में क्या कहते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिक बनते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न तो हर जगह से बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछ लिया करते हैं। तो लक्षणा यहाँ से बताएंगे। जैसा कि आप लोग बताए भी थे कि 3 प्रकार की शब्द शक्ति में अभिधा, ठीक है, और उसके बाद लक्षणा। तो ये जो दूसरा नंबर का शब्द शक्ति है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि थोड़ा सा लक्षणा का कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको एक ही वीडियो में नहीं 2-3 वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ यहाँ से जितने चीज़ें हैं वो स्पष्ट होते रहें। क्योंकि केवल कोटा पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है कि ठीक है सिलेबस पूरा कर रहे हैं, पूरा हो जाए, बाकी इससे लाभ जो होना है वो लाभ जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा चीज़ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो ये जो है आपका ये लक्षणा का लक्षण है। क्या है? लक्षणा का लक्षण। तो लक्षण में क्या कहते हैं कि भाई क्या कंडीशन रहने चाहिए कि उसी ये स्थिति दिखेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति के नाम से कहेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता, ठीक है। लक्षणा शक्ति ही अर्पिता। कई बार पूछ सकता है कि शक्ति ही अर्पिता। लक्षणों को आप लोग को इसलिए ध्यान रखना है कि लक्षण को काट काट के भी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन शक्ति अर्पित होती है। अभिधा में क्या होता है? अभिधा में डायरेक्ट वाच्य के हिसाब से हम चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभिधा शब्द शक्ति होती है वो शब्दों की शक्ति होती है, मतलब वो शब्द में रहता है, ठीक है। और लक्षणा शब्द शक्ति शब्द में नहीं, शब्द के अलावा शब्द जो कह रहा है उसको छोड़कर किसी अमुख्य बिंदु पे जाता है। और जो अभिधा शब्द शक्ति होती है, जो शब्द का अपना वाच्य अर्थ होता है, वह अभिधा शक्ति उसी को बताती है। और लक्षणा शक्ति में होती है कि कह कुछ आप रहे हैं और समझ कोई, मान लीजिए सामने वाला समझ कुछ और रहा है और कहना कुछ और चाहते हैं। आजकल है भी ना कि मान लीजिए रिश्तों में खटास आजकल क्यों हो जा रहा है कि हम तो भाई सकारात्मक थॉट से कह रहे थे कि भाई ये ऐसी सी बात है, और आप हमारे प्रति पूर्वाग्रह थे और हम जो समझाना चाह रहे थे आप समझ नहीं रहे थे, आप जो समझना चाह रहे थे वो समझ गए। तो वहाँ अभिधा नहीं काम कर रही होती है, वहाँ पे लक्षणा काम कर रही होती है। लेकिन प्रायः हम लोग क्या करते हैं भाई, अभिधा में बात करते हैं, लेकिन आजकल का जो है लोग थोड़ा सा उस कड़ी में बात कर लेते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं है क्या।
तो पहला कह रहा है कि मुख्यार्थ बाधे। इसमें 3-4 कारण बताएंगे, यहां से देखते हैं पहले इसका अर्थ। मुख्यार्थ बाधे, जो शब्द का, जो वाक्य संरचना का जो मुख्य अर्थ होगा, जो शब्द, उस शब्द का जो अर्थ होगा उस अर्थ का बाद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कह दें कि यार मतलब कोई भी शब्द, मतलब कोई भी वाक्य कह दें और वाक्य से जो अर्थ निकल रहा है वह होना, मतलब इस भौतिक जगत में होना इम्पॉसिबल है, मतलब कहने से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे मतलब शब्दों का जो मुख्य अर्थ है उसका बाद होना चाहिए। पहले यहाँ अर्थ देख लेते हैं, बाकी हम उदाहरण से इसको और स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए एक, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि तदयुक्तः, मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, ठीक है। एक क्या बताए, मुख्य अर्थ का, मुख्यार्थ का बाद, ठीक है। एक ये बता दिए। कहना कि तदयुक्तः, तद मतलब यहां मान लीजिए तद से क्या करना है, उसी मुख्य अर्थ से। ध्यान रखिएगा, यहां मान लीजिए पूछ दे कि यहाँ तत् से क्या पकड़ना है, तो तत् से उसी मुख्य अर्थ से। तदयुक्तः यया अन्य अर्थ प्रतीयते, और उसी, और मुख्यार्थ का बाद हो और कोई दूसरा अन्य प्रतीत हो रहा हो। यया अन्य अर्थ प्रतीयते, दूसरा अन्य अर्थ प्रतीत हो रहा हो, और अन्य अर्थ किस तरह का हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं ए और पता चले बी, मतलब बी का जो अर्थ है वह बी का अर्थ कहीं ना कहीं ए से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसलिए कह रहा है कि मुख्य अर्थ का बाद हो, और बाद होने पर भी जो अन्य अर्थ की प्राप्ति हो रही है वह अन्य अर्थ उसी कहीं ना कहीं मुख्य अर्थ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता जरूर हो, ठीक है। ये नहीं कि हम सीधे करें तो पूरा उल्टा हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उस मुख्य अर्थ से उसका संबंध बना रहे, ठीक है। तो पहला बताए क्या, मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए। दूसरा बताए कि इस मुख्य अर्थ से संबंध रखते हुए किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, अन्य अर्थ की, अन्यार्थ क्या हो, प्रतीति हो, ठीक है। तीसरा बताए या वह रूढ़ी भी हो, क्या होना चाहिए, वह किसी एक चीज, शब्दों के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, लेकिन वह शब्द किसी अर्थ विशेष में क्या होने चाहिए, रूढ़ होने चाहिए। और एक कह रहा है कि उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप साधारण नहीं है, आप किसी पे तंज कस रहे हैं तो तंज इसीलिए न कस रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को उधार पैसा दिए हैं, ठीक है, और उधार पैसा आप उससे मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है, ठीक, तो वो भी मान लीजिए बहुत दिन हो गए, बीत गया, तो मान लीजिए पास में कई लोग बैठे हैं और जिसको आप दिए हैं, बहुत दिन से दिए हैं, वो दे नहीं रहा है, किसी और को भी दे दिए हैं, हाँ भैया आप पैसे वाले हैं, दे रहे हैं तो और को भी देंगे। तो मान लीजिए वो तो समय से दे रहा है, लेकिन उसको, मतलब उसको ध्यान में रख करके उसको कह रहे हैं आप कि यार कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई दे दो पैसा तो सुनते ही नहीं है, और पता चले कि ऊपर से वो हाँ में हाँ मिला रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अल्प बुद्धि का, नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन कहना तो आप उसी से चाह रहे हैं। तो यहाँ आपका मेन प्रयोजन क्या है, कह तो ये रहे, प्रयोजन क्या है कि हम आपसे पैसा निकलवाना चाह रहे हैं, आप इस बात को समझिए महोदय, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। तो हर वाक्य का मतलब उसका क्या हो, एक प्रयोजन भी होना चाहिए, ठीक है। असौ लक्षणा शक्ति ही अर्पिता, ऐसे जो शक्ति जिस शब्द में अर्पित होती है उसको क्या कहते हैं, हम लक्षणा शक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ शक्ति इसलिए बताया क्योंकि शक्ति का प्रक्रम चल रहा है, और शक्ति के हिसाब से यहाँ लक्षणा से क्या करना है, लक्षणा शब्द शक्ति ग्रहण करना है, ठीक है। और अर्पिता यहाँ इसलिए बता रहा है कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है वह अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, एकदम शब्दों के मतलब मुख्य अर्थ का होता है, मुख्य अर्थ का होता है, ठीक है। लेकिन लक्षणा उस मुख्य अर्थ को गौण करके अमुख्य अर्थ की बात कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए इसका आरोप करना पड़ता है। और अभिधा शब्द शक्ति का आरोप नहीं करना पड़ता है, वो सीधे शब्द का जो अपना अर्थ है उसी अर्थ से ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये मतलब अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल 4 चीजों का ये मतलब लक्षणा होने में ये 4 चीज बताया, 4 कारण बताया, ठीक है। कौन कौन से कारण, मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, और मुख्य अर्थ से संबंध रखते ही कोई अन्य अर्थ की प्राप्ति हो,
रूढ़ी हो और प्रयोजन हो। ठीक है, ये 4 होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि रूढ़े प्रयोजनात् वासौ, करा कि रूढ़ी और प्रयोजन में से कोई एक जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहां हर शब्द रूढ़ी होता है, भाई कुछ चीज तो डायरेक्ट भी होता है, उसमें प्रयोजन भी होना चाहिए। तो या तो रूढ़ी हो, नहीं तो उसमें कोई प्रयोजन हो। वा इसीलिए ग्रहण किया, वा विकल्प कर दिया इसीलिए, या तो रूढ़ी हो नहीं तो प्रयोजनवती हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक रखना है। क्या रखना है? इन दोनों में से कोई एक रखना है। ठीक है, तो इसलिए यहां से यदि प्रश्न बनता है तो क्या बनता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि लक्षणा मानने में कितने कारण बताए गए हैं। ठीक है, तो कितने कारण बताए गए हैं? तो 3 कारण बताए गए हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं कि 4, लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही पकड़ना है। तो इसलिए लक्षणा को कहने के लिए 3 कारण बताए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न सीधे बनता है। कितने कारण बताए गए हैं? 3 कारण। और वो 3 कारण कौन कौन से हैं, उन तीनों कारणों को जाने रहिएगा। ठीक है, कई बार दे देता है कि लक्षणा के प्रमुख मतलब तीनों कारणों में से कौन नहीं है। ठीक है, या अभिकथन कारण के रूप में भी पूछ सकता है कि मुख्यार्थ, कि ये क्या वाक्य सही है, मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए और किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अन्य अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन उसी मुख्य अर्थ से संबंध रखते हुए होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तत्व को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य अर्थ की प्राप्ति, मुख्य अर्थ का बाद और उससे संबंध रखते हुए किसी अन्य अर्थ की प्रतीति और रूढ़ी हो या प्रयोजन हो, इस कारणों के साथ जहां स्थिति दिखाई दे वहां पे हम लक्षणा शब्द शक्ति जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका लक्षण हुआ। अब आते हैं, अब इसको थोड़ा घटाते हैं, कुछ उदाहरण के साथ इसको घटाएंगे कि कैसे घटता है। देखिए, इसका देते हैं कि कलिंगः साहसिकः, कलिंग जो होते हैं वो साहसी होते हैं। कलिंग क्या होते हैं? साहसी होते हैं। इत्यादौ कलिंगादि शब्दः देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन यया शब्द शक्त्या स्वसंयुक्तान पुरुषादीन प्रत्यायति। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि कलिंगः साहसिकः, मतलब जो कलिंग देशवासी हैं वो साहसी हैं। तो यहाँ जो साहस धर्म है, पहला क्या बताया कि मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए। तो इसका मुख्य अर्थ क्या हुआ कि कलिंग साहसी होते हैं, इसका मुख्य अर्थ तो यही हुआ ना। लेकिन अब ध्यान देखिए, यहाँ पे जो साहस होता है वो साहस किसके अंदर होता है? जिसके अंदर चेतनता रहती है वही ना साहसी कहलाएगा। आप किसी को तो साहसी कह नहीं सकते हैं, साहसी चेतन का धर्म है। और जो एक कलिंग है, यह कलिंग से कलिंग देश में, कलिंग देशवाची शब्द है। कैसा? ये कलिंग वाला। ठीक है, तो जो शब्द है, मतलब इस शब्द का जो प्रथम अर्थ निकल करके सामने आ रहा है कि कलिंग साहसी होते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट जो मुख्य अर्थ है वह अपने अर्थ को बताने में अनुपपन्न हो रहा है, मतलब समर्थ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं साहसी हैं और दूसरा कह रहे हैं कि कलिंग साहसी है। तो भाई ये संभव कैसे है? लेकिन जो वाक्यों के द्वारा आप कहना चाह रहे हैं वो संभव नहीं दिख रहा है। अर्थात जो इसके द्वारा आप जो मुख्य अर्थ बताना चाह रहे हैं वह मुख्य अर्थ क्या है? अनुपपन्न है। ये जो आप कहना चाह रहे हैं वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि साहसी जो है वह चेतनता का धर्म है और कलिंग है जिसमें आप रहने के लिए बात कर रहे हैं वह चेतनता, आप अचेतनता वाले में बात कर रहे हैं। मतलब भला चेतन पुरुष का जो गुण है वो अचेतन में कैसे रह सकता है? भाई चेतन का काम हो ही ना कर सकता है जिसके अंदर चेतनता हो। यदि आपको हम कह रहे हैं कि भाई एक गिलास पानी लाओ, तो भाई दूसरों को पानी लाने कोई कह रहा है तो पानी तभी लाएगा कि वो भी उसके अंदर भी चेतनता हो, सामने वाला सुन रहा हो कि हम फलाने हमसे पानी मांग रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ले आकर उनके पानी दें। ठीक है, लेकिन दोनों में चेतनता है इसलिए ऐसा कार्य हो रहा है। बात उनका मतलब जो कहने का मतलब वो फलीभूत भी हो रहा है, लेकिन आप कह तो रहे हैं लेकिन यहाँ फलीभूत नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो मुख्य अर्थ है इसका क्या हो गया? यहाँ पे बाध हो गया। क्या हो गया? बाध हो गया। तो इसका जो पहला शर्त है मुख्यार्थ बाधे, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि इत्यादौ कलिंगादि शब्द देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन। कलिंग जो शब्द है वो देश विशेष होने के कारण
जो यह कहना चाह रहा है वह कहने में क्या हो रहा है, असमर्थ हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहा है तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगा। तो क्या कह रहा है, वो अपने अर्थ को बताने में अनुपपन्न हो रहा है, समर्थ नहीं हो रहा है। कह रहा कि यया शब्द शक्त्या, तो साहसी है तो उससे क्या पकड़ना कि यया शब्द शक्त्या, जिस शब्द शक्ति के माध्यम से क्या है कि स्वसंयुक्तान पुरुषादीन प्रत्यायति, उससे संयुक्त जो पुरुष का हमको ज्ञान हो रहा है, प्रत्यायति मतलब ज्ञान हो रहा है, ठीक है। वो किससे पता चल रहा है, उसी लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा पता चल रहा है। तो अब देखिए ये कलिंग शब्द है। अब देखिए कलिंग, पहला मुख्यार्थवाद हो गया, दूसरा इसी का मतलब इसी से संबंधित अर्थ है। जो हम अगर साहसी कहेंगे तो कलिंगे को ना कहेंगे, इसी से संबंधित कहेंगे, नहीं कि कलिंग कह रहे हैं आप बात करें मगध की, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो इसी से युक्त किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति, मतलब कलिंग देश में रहने वाले पुरुष क्या हैं, साहसी हैं। तो इसी से संबंधित अन्य अर्थ की प्रतीति भी हो गया। और जो रूढ़ी या प्रयोजन की बात किए हैं, ठीक है, ये आगे बताएंगे, अभी यही बता देते हैं आपको कि ये रूढ़ी का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, रूढ़ी का। क्यों, कलिंग शब्द अपने कलिंग देश में रहने वाले पुरुषों के अर्थ में क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। हम कलिंग, अगर भारत को भारतीय कहते हैं या भारत कहते हैं, तो भारत कहने से थोड़ा ना कि हमारे भारत के सामने कुछ ऐसा मानचित्र बन के आता है। भारत कहने से हमारे भारत देश में रहने वाले लोग हमको ऐसा, मतलब हमको ज्ञान होता है, ठीक है। तो तीनों चीजें मिल गई कि नहीं, क्या कि मुख्य अर्थ का बाद भी दिख रहा है, और उसी मुख्य अर्थ से संबंध रखते हुए, मतलब कलिंग देश से संबंध रखने वाले पुरुष ही साहसी होते हैं, ये भी दिख रहा है, और वह अपने पुरुष को बताने के लिए रूढ़ी भी है, ठीक है। तो ये जो तीन कारण बताए लक्षणा के, ठीक है, वो तीनों कारण यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इसलिए यहाँ में इस क्या है, लक्षणा का उदाहरण, तो किस लक्षणा का उदाहरण होगा, ये ध्यान रखिएगा, रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण हुआ। किस लक्षणा का उदाहरण हुआ, रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण हुआ, ठीक। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं कि यथा च, दूसरा बताते हैं कि गंगायाम घोषः इत्यादौ गंगादि शब्दः जलमयादि रूप अर्थवाचकत्वात् प्रकृते असंभवन स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटादिम बोधयति, सा शब्दस्य अर्पिता स्वाभाविक इतरा ईश्वर अनुद्भाविता व शक्तिर्लक्षणा नाम। अब इसको अच्छे से थोड़ा समझिए, क्योंकि ये शब्द शक्ति जगत का एक तरह से कहिए तो सबसे वो है, मतलब एक फेमस उदाहरणों में से एक कहेंगे, या शब्द शक्ति का नाम यदि लिया जाए तो गंगायाम घोषा ना याद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो शब्द शक्ति पढ़ा हो और गंगायाम घोषा नहीं जानता हो, वो समझ लीजिए कि कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो पहला तो बता दिए कि ये रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण है, ठीक है। आगे लिखा भी है कि पूर्वत्र हेतु रूढ़ी प्रसिद्धेव, जो पहला वाला है कलिंग साहसी का, इसमें जो प्रसिद्धि है, यहाँ बोला है ना कि रूढ़े प्रयोजनात् वासौ, तो रूढ़ी या प्रयोजन में से कोई एक होना चाहिए। तो इसमें से क्या है, रूढ़ी ही इसका प्रसिद्ध अर्थ है, ठीक है। इसमें रूढ़ी लक्षण माना जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। अगला गंगायाम घोषा बता रहा है, मतलब गंगा में क्या है, घोष है या बस्ती है, इस तरह से इसका अर्थ होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ इसका वाच्य अर्थ क्या होना चाहिए। गंगा शब्द से कहने से क्या हमको मतलब पता चलता है कि गंगा शब्द से मतलब गंगा नदी में बहने वाला जो जल है, मतलब जलमयादि रूप अर्थवाचकत्वात्, गंगा में बस्ती है। तो गंगा शब्द कहने से हमको जो जलमय, मतलब वह जल से परिपूर्ण जो नदी विशेष का हमको जो ध्यान आता है, वह गंगा शब्द कहने से आ रहा है। यानी गंगा का जो प्रथम वाच्यार्थ है वह किस में जा रहा है, उस नदी में जा रहा है, ठीक है। और कह क्या रहे हैं आप कि गंगायाम घोषा, गंगा में बस्ती है। तो क्या भला जल में गंगा मतलब जो बस्ती है वो रह सकती है, असंभव है। तो वही कह रहा है कि प्रकृति असंभवन, जो आप सब मतलब इस सब के माध्यम से कहना चाह रहे हैं वो असंभव है, गंगा में घोष रह ही नहीं सकता है। यह जो आप शब्द कह रहे हैं, इन शब्दों के जो वाच्य अर्थ हैं, जो मुख्य अर्थ हैं, उससे जो आप कहना चाह रहे हैं वो असंभव दिख रहा है, अनुपपन्न दिख रहा है, वो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो मुख्य अर्थ इसका है, उस मुख्य अर्थ का यहाँ पे
बाध हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसी से संबंधित किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, उस पर बात कर लेते हैं। तो स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटादिम बोधयति। तो अब भाई कहना तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, तभी ऐसा कह रहे हैं। तो इसी से संबंधित अन्य अर्थ की प्राप्ति क्या होगा कि गंगा के तट पर, भाई गंगा में बस्ती है, बात सही है, लेकिन उसमें नहीं हो सकता है, तट पे होगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो इस जिसके पास तीव्र बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वो इस तरह से समझ लेता है, क्योंकि ये शब्दों का वो कहाँ कैसे इसका प्रयोग करना है इसमें बहुत माहिर है, इसलिए समझ ले रहा है। लेकिन ऐसी शक्ति जिसके पास होगी वही कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि तद युक्त, इस जहाँ मुख्यार्थ का बात हो रहा हो लेकिन उसी मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ की प्रतीति हो। तो गंगायाम घोषा में जो मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है और इसी से गंगा शब्द से ही संबंधित जो इसका सामीप्य संबंध है, मतलब गंगा, अब मान लीजिए तदयुक्त नहीं कहते, ठीक है, कहते कि अन्य अर्थ की प्रतीति हो, तो मान लीजिए गंगायाम घोषा कह देते, कहते कि यमुना जी के तट पे इनका बस्ती है, भाई किसी तट पे हम कह देते, लेकिन नहीं, तदयुक्त, इसी से युक्त, इसलिए किसका तट माना जाएगा, भाई गंगे जी का तट माना जाएगा। ठीक है, तो गंगायाम मतलब गंगा के तट पे सामीप्यादि संबंध से, सामीप्यादि संबंध संबंधितम तटादिम बोधयति, मतलब सामीप्य संबंध से कि गंगा में इनका बस्ती है लेकिन उसके तट पर है। ठीक है, तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते, तो इसी से संबंधित दूसरा जो अर्थ है उसकी प्रतीति हो गई कि गंगा के ही तट पे इनका घर है। दूसरा क्या कह रहा है, अब कह रहा है, इसको अब आगे देख लेंगे, ये दो हो गए ना। अब देखिए कह रहा है कि शब्दस्य अर्पिता स्वाभाविक इतर स्वाभाविकेतर ईश्वर अनुभाविता वा शक्ति लक्षणा नाम। अब देखिए यहां से सीधे प्रश्न पूछ लेता है, कई बार ये लाइन दे देता है कि इसको एक बार समझ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। जो अभिधा शब्द शक्ति होती है वो अभिधा शब्द शक्ति स्वाभाविक होती है। क्यों? क्योंकि जो आप प्रथम बार कह रहे हैं और उससे जो अर्थ निकल रहा है वही अभिधा शब्द शक्ति है, यानी वो स्वाभाविक है। और कहते हैं ना कि भाई ईश्वर की इच्छा थी कि भाई इसको यही करना चाहते थे तो इसलिए ऐसा हो गया। मतलब ये जितने शब्द हैं तो से कह रहे हैं कि ईश्वर के अधीन है। मतलब अगर लालटेन मतलब लालटेन होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाह रहे हैं कि इस शब्द का मतलब लालटेन होता है, तो ये भाई ईश्वर की अनुकंपा है, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो और जो बोल रहे होते हैं उस समय लोग कहते हैं कि हम नहीं बुलवा रहे हैं, ईश्वर भाई हमसे बुलवा रहे हैं और ईश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा ये कार्य हो। मतलब अभिधा शब्द शक्ति को कहने का मतलब यह है कि स्वाभाविक होती है, मतलब जो हम कहते हैं और जो इसका मतलब रहता है वही अभिधा शक्ति होती है। ठीक है, तो स्वाभाविक होती है और ईश्वर के इच्छा के अनुरूप होती है। मतलब इस सब अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोधव्य इति ईश्वर संकेतः, मतलब इस पद का यही अर्थ होता है, यह मतलब ईश्वर के द्वारा यह शक्ति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो वह ईश्वर से युक्त अर्थ मानते हैं अभिधा शब्द शक्ति में। ठीक है, लेकिन तो इसी ध्यान रखिएगा, यहाँ से शब्दों को घुमा फिरा के पूछ सकता है कि स्वाभाविक जो शक्ति होती है वो कौन शब्द शक्ति होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। लेकिन जो स्वाभाविकेतर होती है, मतलब स्वाभाविक से इतर और ईश्वराद अनुद्भाविता और ईश्वर के इच्छा के विपरीत हो, वह शब्द शक्ति कौन होती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो ये लाइन जो है स्वाभाविकेतर ईश्वर अनुभाविता वा शक्तिर लक्षणा नाम, ये कई बार पूछा भी है एग्जाम में। ठीक है, तो ईश्वर के इच्छा के विपरीत मतलब एक तरह से कहें तो ये कल्पना के उस पे है, कल्पना पर आधारित है। मतलब चीजें ऐसी सामान्यतः होती नहीं है लेकिन मनुष्य कल्पना मात्र में कह देता है। जैसे नहीं होता है कि लोग कह देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कल्पना में कि अरे यार ये मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते। हालांकि वैसा होता थोड़ी ना है कि अगर हमारे पास शक्ति रहती तो यहाँ मन कर रहा है भटूरा खाने का मन कर रहा है, अभी चाहते मस्त गोल गोल भटूरा यहाँ पे आ जाता। तो मतलब कहीं ना कहीं
भटूरा तो मिल सकता है, लेकिन भटूरा लाने के लिए जो माध्यम सोच रहे हैं वो माध्यम थोड़ा सा असंभव दिख रहा है। वो मतलब जो हमारे पास साधन है उस साधन के विपरीत, बिल्कुल विपरीत है। तो कुल मिला जुला करके ये है कि इस लाइन को आपको सबको ध्यान रखना है, लेकिन इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा ये छूट जाता है कई बार, ठीक है। तो स्वाभाविकेतर होती है लक्षणा शब्द शक्ति और ईश्वर से अनुद्भावित होती है, उससे अनुपपन्न होती है, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा। अगर आप व्यवहारिक जगत में देखिए तो लक्षणा ऐसा है कि प्रायः लोग इसको बताते रहते हैं। कैसे बताते हैं, एक बार इसको पहले क्लियर कर लेते हैं फिर आते हैं। अब देखिए, शुरू में तो मुख्य अर्थ और मुख्य अर्थ से संबंधित ये अन्य अर्थ की प्रतीति को तो दोनों में बता दिए। मतलब कलिंग देश में रहने वाले पुरुष, ठीक है, उसका अन्य अर्थ कलिंग देशवासी जो हैं वो साहसी हैं, और गंगा के तट पे जो है उसको हम वह बस्ती, ऐसा अर्थ मान ले रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि रूढ़ि और प्रयोजन में से कोई एक जरूर होना चाहिए वहां पे। तो वही बता रहा है कि कलिंग साहसिका जो है यह किस, देखिए यहाँ लक्षणा का भेद कर दिया, यानी जो लक्षणा है वो दो प्रकार की हो जाएगी, एक रूढ़ि लक्षणा और एक आपका प्रयोजनवती लक्षणा। कौन? प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। हालांकि वो अलग मैटर है कि ये प्रयोजन का ज्ञान हमको व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से चलता है, लेकिन प्रयोजन उसमें रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी, मान लीजिए कोई मशीन हो, वह मशीन जो अपना कार्य है वो करके थोड़ी ना है कि और वो आटा गूंथता है तो आटा छोड़ करके और भी कुछ बनाना शुरू कर देगा, नहीं। वह एक बार उसका आटा गूंथना है, गूंथ दिया छोड़ दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार शक्तियां भी काम करती है। यदि अभिधा शक्ति का मतलब यह है कि वाच्यार्थ की प्रतीति करा दे, बस कराने के बाद उसका काम खत्म, और उससे अब कुछ भी आप अपेक्षा मत रखिए। लक्षणा शब्द जो शब्द शक्ति है मुख्य अर्थ से संबंधित किसी अन्य अर्थ की प्रतीति करा दे, उसके बाद उससे आप कुछ भी विशेष्यम ना विदागच्छेद छेड़ शक्तिर विशेष्यते, ठीक है। मतलब एक अर्थ बताने के बाद दूसरा अर्थ बताने के लिए एक शब्द शक्ति में पावर नहीं होता है, ठीक है। इसे वो अलग मैटर है, उस पर डिस्कस किया जाएगा जब विषय आएगा तो, हाँ, क्योंकि का प्रकाश में भी लगा हुआ है तो इसलिए वहां भी अच्छे से करेंगे। तो कलिंग साहसिक जो है यह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। यहाँ देख रहे हैं कि पूर्वत्र हेतु रूढ़ि प्रसिद्ध, पूर्व में जो हेतु है लक्षणा का वह रूढ़ि का है। कितने प्रकार के लक्षण बता दिए? दो प्रकार के। कौन कौन? एक रूढ़ि, एक प्रयोजनमती। तो रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण कौन है? कलिंग साहसिक। दूसरा क्या है? गंगायाम घोषः, गंगा तटे, मतलब गंगा के तट पे घोष है। यह किससे प्राप्त हो रहा है हमको? तो इसमें प्रयोजन क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। गंगायाम घोषः किसका उदाहरण है? गंगायाम घोषः प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। तो कह रहे हैं भैया गंगा के तट पे घोष है तो इसका प्रयोजन क्या है? भाई उन जगह उनको मिला होगा, किनारे पे घर बनवा लिए होंगे, इसमें प्रयोजन कहने क्या हो सकता है? कह रहे भैया थोड़ा सा वहाँ का मजा पानी है। क्या मजा है? करेंगे कि इति प्रतिपादन लभ्यस्य शीतत्व पावनत्वादि अतिशय बोधन रूपम प्रयोजनम। भाई वो व्यक्ति जो है ना वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति में बहुत विश्वास रखते हैं, ये कृत्रिम चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब ये नहीं कि वो एसी चलवाएंगे तभी उनको वो वाला ठंडा नहीं चाहिए, उनको जो प्रकृति प्रदत्त जो ठंडी है ना वो चाहिए रहता है। इसलिए वो गंगा के तटे पर जमीन देखें और वहीं से घर बना लेते। उनका प्रयोजन मेन उद्देश्य घर वहाँ बनाने। भाई यहाँ बहुत सारे फील्ड हैं, कहीं भी घर बनवा सकते थे, लेकिन वहीं पे घर क्यों बनवाए? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो शीतत्व पावनत्व की जो प्रतीति है ना, वो शीतत्व पावनत्व की प्रतीति उनको क्या हो, वहाँ पे जरूर मिले, ठीक है। इसलिए ये बना, मतलब ये उनको प्रतीति कराना था, उनका प्रयोजन था, इसलिए ऐसा यहाँ पे गंगायाम घोषा में प्रयोजन है। तो जो दो मुख्य प्रयोजन बताए, रूढ़ि और प्रयोजन, ये दोनों, और ये नहीं कि दोनों एक ही में रहे, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों बता दिए कि नहीं बता दिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये गंगायाम घोषा किसका उदाहरण है? तो प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हेतु बिनापि यस्य कस्यचित संबंधिनः लक्षणे अति प्रसंगः स्यात् इत्युक्तम। अब कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि आपको रूढ़ि और प्रयोजन एक कहने की आवश्यकता क्या है? मुख्य अर्थ का बाद हो, अन्य की प्रतीति हो, उसे संबंध रखने वाले उसको लक्षणा कर दीजिए। रूढ़ि प्रयोजन क्यों कह रहे हैं?
तो कह रहे हैं कि भैया देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे ना तो शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, और किसी चीज में भी आप लक्षणा करना शुरू कर दें, मतलब नॉर्मल भी बात कोई आपस में कर रहा हो ना, मान लीजिए कहे कि हम ऐसा कुछ बोले, उस बोलने में उसकी पहुंच हमारे कहने के बराबर नहीं है, मतलब उसको जो हम कह रहे हैं उसको समझ, मतलब एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी नॉर्मल व्यक्ति से बात करे तो भाई ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, लेकिन वो भी है, लेकिन उसका क्षेत्र कुछ और है, उसका क्षेत्र कुछ और है, ठीक है, तो उसको वो समझ नहीं सकता है। तो हो मान लीजिए कहे कि अरे हम लक्षणा में बोल रहे हैं, आप झंड समझे नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द में लक्षणा मानना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा कि हेतु बिना भी, अगर हेतु आप नहीं रखेंगे तो हेतु के बिना अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लक्षणे अति प्रसंग, मतलब लक्षणा कहीं भी मानना शुरू कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लक्षणा वहीं करेंगे जहां पे कोई शब्द रूढ़ हो गया हो। इसीलिए ना कि मान लो अगर कलिंग शब्द देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए आप कहे कि यार, मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, और आपस में बात कर रहे हैं, और किसी, मान लीजिए आप किसी का बखान कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसी बात कर रहा है कि अरे हमारा एक काम है, उनसे करा देंगे क्या, तो मतलब तो कहता हाँ तो मान लीजिए आप किसी से बोले, दो लोग बात कर रहे हैं, तो वो बोले आपसे कि भाई साहब हमारा एक तो काम है, किसी से करा देते आप, क्या हाँ भाई हो जाएगा, वो अपना है ना, वो टिंकू मिंकू जो भी है वो अपना है ना, वो कर देगा। तो मान लीजिए आप जिसको कह रहे हैं उसको वो जानता है, लेकिन जिस स्तर से आप जानते हैं ना उस स्तर से वो नहीं जान रहा है, ठीक है, इसलिए आप वो कह रहे भैया थोड़ा इसको सीरियस लीजिए, नॉर्मल बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता है इसको, तो कहे कि अरे भैया बहुत सातिर इंसान है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो सामान्यतया सातिर का मतलब यहाँ क्या हुआ कि सातिर का मतलब यह हुआ कि मतलब भाई छल कपट करता है हमसे, लेकिन यहाँ तो यहाँ उसका भी वो अपना है, अपना जानने वाला है, उसको सातिर भी कह रहा है, चूँकि गलत है, लेकिन जैसे ये शब्द कहा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि लग रहा है अब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सातिर शब्द का जो अपना मुख्य अर्थ है, वह मुख्य अर्थ यहाँ प्रभावी नहीं है, वो ये नहीं कहना चाह रहा है, वो सातिर शब्द को ही आधार बना करके मेन बात करना चाहिए कि भैया अरे उस क्षेत्र का वो मतलब ये है, मानी है वो, ठीक है, उस पर ध्यान मत रखिए, वो आपका काम बिंदास रहिए, आपका काम हो जाएगा। तो लोग अगर मान लीजिए वहाँ सातिर शब्द को रूढ़ नहीं करते, सातिर शब्द का जो अपना अर्थ है वही अर्थ लेते, तो यहाँ भी क्या होता, मतलब ऐसे जगह पे ही लक्षणा मानी जाती है, तो अगर नॉर्मल लेते तो कहीं भी ऐसे बातों में भी लक्षणा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अब कहे कि रूढ़ि और प्रयोजन लक्षणा के हेतु में रखना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए दो प्रयोजन रखे, क्या क्या, कि रूढ़ि और प्रयोजन रहना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या बता दिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में भी आ गया होगा, कैसे है ये भी आप लोग जान लीजिए। अब एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ना आगे और भी चीज़ें खुलेंगी, अभी ये जकड़ा हुआ है, ठीक है, ये रबड़ है, जैसे जैसे खोलेंगे और मटेरियल निकलता रहेगा, जो अभी तक जितना खोले हैं उसमें से क्या क्या मटेरियल निकला है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला लक्षणा का ये जो है कि इसमें 3 हेतु बताए, लक्षणा को मानने में कितने हेतु होने चाहिए, 3 हेतु होने चाहिए। कौन कौन हेतु है, मुख्यार्थवाद, इससे संबंधित अन्य अर्थ, रूढ़ि या प्रयोजन, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दूसरा बताया कि कलिंगः साहसिकः, यह लक्षणा का उदाहरण है। सामान्य सी बात यह है, लक्षणा के उदाहरण में भी किस लक्षणा का उदाहरण है, तो यह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। किस लक्षणा का उदाहरण है, रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। इसके बाद गंगायाम घोषः जो है, यह किसका उदाहरण है, यह प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। और अभिधा से इसमें क्या अलग होता है कि इसको हम लक्षणा शब्द कहते हैं, तो वही बताया कि स्वाभाविकेतर और ईश्वर अनुद्भाविता व शक्ति लक्षणा नाम। इस मतलब इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो स्वाभाविकेतर ईश्वरानुभाविता व शक्ति लक्षणा नाम, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब मान लीजिए पूछ दे कि गंगायाम घोषा में जब लक्षणा करते हैं तो लक्षणा करने से किसकी प्राप्ति होती है, तो आप देखेंगे कि सामीप्यादि संबंध से तट का बोध होता है। मान लीजिए पूछ दे कि गंगायाम घोषा में तट का बोध होता है, उसमें कौन शक्ति काम करती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है। कलिंगा साहसिक में जो कलिंग देशवाची जो पुरुष हैं, इस पुरुष शब्द का ज्ञान हमको किस शब्द शक्ति के माध्यम से होती है, तो वह पुरुषाधीन प्रत्यय इतना दे दे और पूछ दे कि यहाँ कौन शब्द शक्ति कार्य कर रही है, तो पुरुष की जो प्राप्ति होती है वह लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से होती है। ठीक है, इसमें दोनों में प्रयोजन क्या है, ठीक है, इसमें प्रयोजन है कि रूढ़ी क्यों है, और गंगायाम घोषा प्रयोजनवती का उदाहरण है, तो इसमें प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन है कि शीतत्व पावनत्व का जो अतिशय है, जो उसका प्राप्ति करना चाह रहा है, उसका यह यहाँ पे प्रयोजन है। और हेतु बिना पीयस्य कस्यचित् संबंधिनः लक्षणयति प्रसंगः, मान लीजिए ये वाक्य एक कथन के रूप में दे दे और दूसरा दे दे कि इत्युक्तम रूढ़े प्रयोजनात् वासौ इति, यह दूसरे में दे दे या अभिकथन कारण के रूप में दे दे, तो ये दोनों सही होंगे और जो पहला होगा दूसरे का अच्छा से व्याख्या भी कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से चीज़ों को ध्यान से देख लेना है। यहाँ से अभी तक बताए गए चीज़ों में से यदि कहीं से प्रश्न पूछता है तो आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, और आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और संभवतः यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी विषयों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और काफ़ी इसलिए कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा प्रसंग है और इसको अच्छे समझ नहीं चलेंगे ना, तो देख रहे हैं ना सीधे सीधे तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है, अंदर से भी प्रश्न पूछने का चांसेस हैं, इसलिए हर बिंदु पर बात करने में टाइम लग ही रहा है। ठीक है, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर आगे वाले प्रकरण को आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे जो है वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।